नसीराबाद का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रहा है? हिस्ट्री में बड़ा हमने नाम सुना है नसीराबाद का। तो डंपिंग यार्ड के माध्यम से क्या हम टूरिज्म के कुछ पार्ट है या सेक्टर हैं जिनको डेवलप कर सकते हैं? ब्रिस्क वॉक क्या होता है? ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग, क्या डिफरेंस है इनमें? अच्छा, सपोज करिए स्टेट गवर्नमेंट चाहती है किसी नेशनल पार्क की बाउंड्री को बढ़ाना, तो उसके लिए उसको क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या परमिशंस किस किस डिपार्टमेंट या बॉडी से लेनी पड़ेगी? तो अभी अजमेर में ब्यावर के चले जाने के बाद आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैम गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। 2018 से आप प्रिपेयर करने आ रहे हैं इसके लिए? जी मैम। अच्छा, और इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? जी मैम, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार दे रहे हैं। तो दूसरी बार इंटरव्यू में क्या कमियां रही आपकी जो आप सिलेक्ट नहीं हो पाए? मैम 60 नंबर आए थे, मेंस में कुछ कमी रह गई थी मेरे। ओके, तो फिर आपने उस पर काम किया होगा और इस बार यहाँ तक आए हैं। ओके, तो अभी आप अजमेर से बिलोंग करते हैं? जी मैम। और सीकर में आपने पढ़ाई की थी? जी मैम, ग्रेजुएशन केवल सीकर से की। अच्छा, तो अगर मान लीजिए हम लोग आपके अजमेर में आते हैं एक दिन के लिए, तो अगर मैं आपको बात करूं कि अजमेर में फूड टूरिज्म का क्या स्कोप है, तो आप हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे अजमेर की चीजें खिलाने पिलाने के लिए? जी मैम, जो अजमेर में दरगाह के क्षेत्र में सोन हलवा फेमस है। इसके अलावा वहाँ की गोल पे हुई कचौरी फेमस है। किशनगढ़ के मक्खन बड़े फेमस है। नसीराबाद की जो कचौरा फेमस है। और ब्यावर जो पहले हमारे यहाँ हिस्सा था उसकी तिल पट्टी फेमस है। अब ब्यावर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो उससे अजमेर को क्या नुकसान हुआ है? मैम आर्थिक रूप से देखें तो ब्यावर सीमेंट और जो मिनरल्स का एक बड़ा हब था, तो वो नुकसान हुआ है। दूसरा जो अजमेर मेरवाड़ा जो कहा जाता था, तो मेरवाड़ा क्षेत्र ब्यावर क्षेत्र ही था मैम, तो एक तरह से सांस्कृतिक रूप से भी कहने के नुकसान हुआ है। ओके, तो अभी अजमेर में ब्यावर के चले जाने के बाद आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी मैम, जो किशनगढ़ का जो मार्बल एरिया है उसको और आगे रिको के कुछ नए फेज बना के विस्तृत किया जा सकता है। और जो यहाँ की जो स्लरी है उसके टाइल्स इंडस्ट्री के अंदर डिमांड रहती है, तो यहाँ टाइल्स इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा जो यहाँ का पावलूम एरिया है उसको भी अच्छे से डेवलप किया सकता है। और मार्बल स्लरी के और कुछ यूज बता सकते हैं आप? जी मैम, अभी जैसे कि उसको डंपिंग यार्ड के रूप में भी एक पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। और इसका उपयोग जो भर्ती क्षेत्र होता है, खाली क्षेत्र, उसमें करने में भी काम लिया जा रहा है। तो फिर क्या ये आसपास की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती? जी मैम, एग्रीकल्चर में तो काम नहीं ले सकते, लेकिन जैसे जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जानी है वहां पे इसको मिक्स किया जा रहा है। ओके, अजमेर की और कुछ विशेषताएं बताइए जो उसे राजस्थान में एक अलग स्थान दिलाती है। जी मैम, अगर इस शुरुआत से देखें तो सबसे पहले चौहान डायनेस्टी थी, तब से सबसे पहले चौहान डायनेस्टी यहाँ की रही है। सबसे पहले डायनेस्टी का विकास यहाँ हुआ था। उसके बाद ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा है ब्रिटिश काल के अंदर। और इसकी एक अलग विधानसभा रही है आजादी के बाद भी। और सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा जो मेयो कॉलेज वगैरह की स्थापना में अजमेर में। अजमेर में एडवेंचर टूरिज्म का क्या स्कोप है? जी मैम, यहाँ पे जैसे कि तारागढ़ है यहाँ पे, और इसके अलावा पुष्कर के अंदर भी एडवेंचर टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जा सकता है। पुष्कर किस लिए फेमस है? मैम अगर धार्मिक रूप से देखें तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ कहा जाता है। दूसरा सैंड ड्यून्स के लिए मैम फेमस है। और अगर मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो? मैम जो पुष्कर फेयर है वो सबसे बड़ा पशु मेला रहा है मैम यहाँ का। हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो? जी मैम, जो गुलाब की खेती होती है और जो जामुन जो है वो यहाँ होता है पाया जाता है। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप है पुष्कर में? कुछ स्कोप है फूड खाद्य प्रसंस्करण अगर उद्योग हम लगाना चाहें तो क्या वहां लगाए जा सकते हैं? जी मैम, जैसे कि अजमेर और पुष्कर के मध्य केवल 12 किलोमीटर की दूरी है, तो जो फूड प्रोसेसिंग एरियाज है वो अगर अजमेर में लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहां पे जो कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो लैंड है वो कम है, वो फॉरेस्ट लैंड ज्यादा है। मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक यही प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जो अजमेर को है फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में डेवलप कीजिए, खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित कीजिए, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? जी मैम, जो पहले से जो योजनाएं चल रही है, तो जैसे रूपनगढ़ के अंदर मेगा फूड प्रोसेसिंग जो पार्क लगा हुआ है उसको डेवलप करेंगे। इसके अलावा जैसे किशनगढ़ के अंदर
मूंग मंडी है मैम सबसे बड़ी राजस्थान की, तो वहाँ जो मूंग से जो प्रसंस्करण खाद्य बनाए जा सकते हैं उसके लिए वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जा सकती है किशनगढ़ के अंदर। इसके अलावा जो नशीराबाद क्षेत्र है वहाँ अभी जो अजमेर और नशीराबाद के बीच में इस क्षेत्र में हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। नसीराबाद का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रहा है? हिस्ट्री में बड़ा हमने नाम सुना है नसीराबाद का। जी मैम, जो 18 सितंबर की क्रांति थी उसकी जो सूत्रपात मैम नसीराबाद से ही हुआ है। ओके, और कोई सिग्निफिकेंस? मैम माफ चाहूंगा, मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ। ओके, अजमेर में आप यहाँ कोई एंशियंट साइट्स मिलती हैं प्राचीन भारत का कुछ? जी मैम, यहाँ बड़ली का शिलालेख जो है सबसे पहला जो राजस्थान का शिलालेख यहीं से मिला है। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी और अकबर के काल में जो मीनारें बनाई गई, कोष मीनारें, वो भी यहाँ पे कुछ अभी अवेलेबल है। ओके, कोष मीनारों का क्या इस्तेमाल किया जाता था? जो रास्ते के ऊपर ये मीनारें लगाई जाती थी, प्रत्येक कोष के ऊपर एक 3 किलोमीटर के अंदर ये मीनार लगाई जाती थी जिससे कि रास्ता भटके नहीं। और यहाँ पे कुछ रहने के लिए जगह भी बनाई जाती थी जिन्हें सराय कहा जाता था। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी सर। अपने ज्योग्राफिकल रीजन में अपन ये मानते हैं कि जो अजमेर है वो अरावली का पार्ट है। जी सर। और अजमेर और अरावली में कहा जाता है, अजमेर और पाली वाला जो पार्ट कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक पानी बारिश अगर हो तो अपने राजस्थान में जो फ्लड जोन या बाढ़ क्षेत्र है वो कहाँ बनता है? यानी यहाँ बारिश अधिक हो अजमेर में और पाली के अंदर, तो उसका जो फ्लड इफेक्ट होता है, बाढ़ है, वो कहाँ पे आती है? सर बालोतरा के अंदर सर, वो लूनी नदी के कारण बालोतरा में सर। कारण क्या है कि बारिश अरावली में हो रही है, बाढ़ अपने डेजर्ट में जा रही है? क्योंकि सर समतल के अंदर जो प्रवेश है सर बालोतरा के पास करती है नदी, तो वहां पे सर पानी का फैलाव ज्यादा होगा और बाढ़ आएगा। अजमेर में ऐसी कोई 2 प्रसिद्ध नदियां जिनका महत्व अजमेर के लिए भी और पश्चिमी राजस्थान के लिए? जी सर, एक तो लूनी नदी है जिसका, और दूसरी सर बनास है जो अजमेर और आसपास के क्षेत्र में से पानी सप्लाई के लिए सर। क्या वर्तमान अजमेर से निकल रही है बनास? जी सर। और ये जो अपने फिलहाल जो फॉरेस्ट है राजस्थान के अंदर, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाली, उसमें टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? सर टोटल 8.27 लाख हेक्टेयर है बनावल और रक्षावन को मिला। परसेंटेज में कितना? सर 7 पॉइंट कुछ सर, मैं अभी आंकड़ा पूरा मुझे याद नहीं। तो राजस्थान के कौन से जिलों में ज्यादा है? सर उदयपुर और अलवर के अंदर से ज्यादा है। अच्छा, राजस्थान के अंदर एक टाइगर कॉरिडोर की बात चल रही है काफी लंबे टाइम से। जी सर। ये टाइगर कॉरिडोर क्या होता है? सर टाइगर, जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि टाइगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर आराम से विचरण कर सके। इसके लिए सर रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा नेशनल पार्क को सर जोड़ने की सर बात करें। और इनके अलावा जो भी आपने, इनके अलावा और कौन से टाइगर प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान में है? जी सर, एक तो करौली धौलपुर है। इसके अलावा सर अभी एक सरिस्का में सर, और एक सर अभी कुंभलगढ़ के अंदर सर बात चल रही है सर। कुंभलगढ़ के अंदर? अभी रणथंभौर की एक प्रसिद्ध टाइग्रेस है जो शायद 1-2 दिन पहले डेथ हुई है। जी सर। नाम बता पाएंगे? सर उसका नाम एरोहोड था सर। क्यों प्रसिद्ध रही है टाइग्रेस? सर रणथंभौर की जो पहली टाइग्रेस थी मछली, ये उसकी संतान थी, और ये इसने सर जैसा इसकी माँ ने किया था वैसे इसने सर मगरमच्छ का सर शिकार किया था, जैसा मैंने सर पढ़ा। फॉरेस्ट्री का आप इको टूरिज्म में क्या महत्व देखते हैं? जी सर, फॉरेस्ट्री जो इको टूरिज्म का सर मेनली पार्ट है, जैसे कि इसके जो उत्पाद है वह भी टूरिज्म के दौरान हम खरीद आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि इसका जो नेचुरल जो पर्यटन है उसको बढ़ाने में सर इसका महत्व रहेगा। और अजमेर की प्रसिद्ध लेक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक है वो कौन सी? सर आना सागर झील अजमेर की सर जो महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से पुष्कर ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। पुष्कर भी सर, जो अगर अगर धार्मिक रूप से देखें तो सर पुष्कर ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, आना सागर के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? सर एक तो ये जो पहाड़ी जो अरावली का पानी है सर, उनको एक इकट्ठा करने के लिए एक अच्छा है। इससे एक नेचुरल हैबिटेट विकसित हुआ है अजमेर के अंदर, और इसका पानी सर सिंचाई के लिए भी सर काम में आता है सर, पिसांगन क्षेत्र के अंदर। और इसमें जैसे मैडम का एक क्वेश्चन था अभी डंपिंग यार्ड वाला, जी सर,
तो डंपिंग यार्ड के माध्यम से क्या हम टूरिज्म के कुछ पार्ट है या सेक्टर हैं जिनको डेवलप कर सकते हैं? जी सर, जैसे कि जियोग्राफिकल टूरिज्म, जैसे कि अगर हम जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, कश्मीर की तरफ, या फिर बर्फ देखने के लिए, तो वैसा कुछ यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये डेवलप हुआ है सर उसी क्षेत्र के। आपने काफी अनुभव लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कलेक्ट्रेट में, फिर अभी अकाउंटेंट है आप। जी सर। तो आपका इतना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस का आप आने वाली, आप मानिए एसडीएम बनते हैं, आरपीएस बनते हैं, कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर जैसे मैं वन विभाग में रहा तो मैंने वहाँ 5 साल फील्ड की नौकरी की। उसके बाद जैसे मैं कलेक्ट्रेट में एज एलडीसी रहा तो मैंने वहाँ ऑफिस का स्ट्रक्चर देखा, और मैं ज्यादातर मेरी पोस्टिंग एसडीएम ऑफिस में ही रही। इसके बाद जैसे मैं भी अकाउंट्स के अंदर हूँ तो लेखा जोखा के बारे में जान रहा हूँ। तो सर ये एक तरह से कह सकता हूँ कि सारी चीजें मुझे एज एसडीएम बहुत ज्यादा सहायता करेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका। क्या हर जगह का, जैसे हमारे भारतीय संविधान में हर जगह से कुछ कुछ तत्व ले रखे हैं, आपने भी अपने व्यक्तित्व में धारण किए हैं। आप मुझे ये बताइए, फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी डिवीजन होता है? जी सर, अभी राजस्थान में टोटल 12 वन मंडल बनाए हुए हैं। ये सर एरिया वाइज देखा जाता है और इनको एरिया वाइज बांटा जाता है सर। टोटल 12 वन मंडल है सर। क्या होता है उनके अंदर, क्या क्या आगे नीचे क्या होता है वन मंडल के? वन मंडल के अंदर सर डीसीएफ, उसके बाद एसीएफ और रेंज में बांटा जाता है। उसके बाद इनको वनपाल नाका जो रहते हैं उसमें बांटा जाता है। उसके बाद प्रत्येक गार्ड के, फॉरेस्ट गार्ड के पास में वन रक्षक को बीट दी जाती है सर। बीट, उसके नापने की कोई है, मेजरमेंट है? कैसे सरकार ने डिवीजन कैसे कर रखा है इस रेंज की? इतनी कोई पुराना हिस्टोरिकल यूज करते हैं, ज्योग्राफिकल यूज करते हैं? क्या मेजरमेंट्स होते हैं किसी रेंज को नापने के, कि भाई यहाँ तक ये रेंज है, फिर इसके आगे ये रेंज है, फिर ये मंडल है? कोई क्राइटेरिया होता है सर? जो 5 जो हमारे राजस्थान में जिसको 5 भागों में बांटा गया है सर, उस आधार पर सर वन मंडल का वर्गीकरण किया गया। ज्योग्राफिकल बेसिस से होता है कि यहाँ ये पर्वतमाला है, इस नदी का नाला है, यहाँ ये वनस्पति पाई जाती है, यहाँ ये हैबिटेट पाई जाती है। जी सर, ऐसे ही होता है? जी सर। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार के वनों का संरक्षण करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए? सर वन संरक्षण कानून 1980 है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है सर। और सर जैव विविधता अधिनियम 2002 में जहाँ से याद कर पा रहा हूँ सर, ये 3 का याद है। ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है? जी सर, 2006 के अंदर वहाँ की जनजातियों को अधिकार देने के लिए सर कानून है। सिर्फ जनजातियों के लिए है या और भी कोई इसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है? जो सर उस क्षेत्र में निवास करते हैं सर, उनको अधिकार देने के लिए सर। और कोई स्पेशल पर्पज है इस अधिनियम के तहत कि भाई ऐसे उनको अधिकार दिए जाएंगे? कैसे अधिकार देंगे, किस संरक्षण में? सर जैसे अगर वो उस क्षेत्र में निवास करते हैं तो उनके निवासियों को जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरियां उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो पुनर्वासन एक टर्म यूज की गई है। जी सर। क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जी सर, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को उस क्षेत्र से बाहर पुनर्वास करने के लिए सर सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध है। हाँ, जैसे कोई टाइगर पार्क बनता है, नेशनल पार्क बनता है, टाइगर सेंचुरी या डैम बनता है, इसी के सेंस में उनको राइट्स दिए गए हैं या कुछ और सेंस में? सर इनके साथ में जैसे वो भी वर्तमान में जहाँ निवास कर रहे हैं सर, उनको राइट्स ऑफ जो उनका भूमि है उसके ऊपर उनको सर पट्टे दिए गए सर। चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप राजस्व मंडल में भी काम कर रहे हैं? जी सर। तो राजस्व मंडल सबसे हाईएस्ट बॉडी है अपीलेट की? जी सर। अपील की? जी सर। राजस्व अपील की। मुझे आप हायरार्की समझाइए कि नीचे से ऊपर तक कैसे अपील चलती है? सबसे नीचे कहाँ फाइल होता है फर्स्ट केस, और टॉप तक कहाँ जाता है? सर कुछ नीचे के मामलों में देखें तो तहसील में और एसडीएम ऑफिस में सर सबसे पहले अपील होती है, केस आता है। उसके बाद जो एसडीएम ऑफिस है उसका जो फर्स्ट अपील है वो आरडब्ल्यू के अंदर होगी, और उसके बाद कितने दिनों में होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया वो बताइए तो। सर जो अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उनको 60 दिन का दिया गया है। उसके बाद 76 के अंदर सर 90 डे के अंदर वो रेवेन्यू बोर्ड के अंदर सर अपील कर सकते हैं। आरडब्ल्यू के बाद सीधा रेवेन्यू? जी सर। और सेटलमेंट के मामले हो तो? जी सर, उसमें भू प्रबंध अधिकारी के पास जाएगा और उसके पश्चात भू प्रबंध आयुक्त और फिर रेवेन्यू बोर्ड के पास जाएगा। चलिए गुड। आप मुझे बताइए, आपने अपनी हॉबीज में लिखा है ब्रिस्क वॉक। जी सर। क्या होता है ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग, क्या डिफरेंस है इनमें? सर जॉगिंग सामान्य हम चाल चलते हैं उसको जॉगिंग कह सकते हैं, और जो ब्रिस्क वॉक है वो रनिंग और जॉगिंग के मध्य की स्थिति है, जिसमें हम चलते हुए किसी से बात कर पा रहे हैं लेकिन सांस है वो सही तरीके से, यानी कि श्वास सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं।
तो ब्रिस्क होगा। इसमें हम नाप सकते हैं कि अगर हम पर मिनट 100 कदम चल पा रहे हैं तो ब्रिस्क। चलिए ठीक है, आज योगा दिवस भी है, आप मुझे योग के प्रशासन में फायदे बताइए। जी सर, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है वो शांत रखने में कहीं ना कहीं काम आएगा, और प्रत्येक स्थिति के अंदर वे आप सोच समझकर अपना फैसला ले पाएंगे, और वो शारीरिक रूप से भी सर स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा वो दिन प्रतिदिन के अंदर अगर कार्य से अगर समय नहीं मिल पाता तो मानसिक रूप से भी सर सही रहेगा। एज ए प्रशासनिक तो मान गया, प्रशासनिक फिट रहेगा, प्रशासनिक वो सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे वाइड लेवल पे अप्लाई करेगा। ये तो इंडिविजुअल हो गया, तो बिजनेस वाला है उसके लिए भी फायदा होगा, किसान है उसके लिए भी फायदा होगा, टीचर के लिए भी फायदा होगा। प्रशासन का जो महत्वपूर्ण काम है ना, उसमें क्या फायदा होगा योग का? जी सर, जैसे आज योगा दिवस मनाया जा रहा है तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ती है, जैसे हम अगर मिलते हैं तो। दूसरा सर, हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो सरकार की योजनाओं को ज्यादा समय दे पाएंगे और उनको धरातल को उतार पाएंगे। चलिए ठीक है। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की सर ने, उससे रिलेटेड टर्म होता है लघु वनोपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कौन कौन सी प्रोड्यूसेस आते हैं उसमें? सर उसमें जैसे कि गोंद है, कत्था है, और उसके अलावा घास और वह सभी उपज जो जिनको जो जनजाति है उनके उपयोग के लिए सर सरकार ने छोड़ा है। इसकी मार्केटिंग के लिए कोई एजेंसी काम कर रही है? जी सर। कौन सी एजेंसी है सर? नेफेड में जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर। कंफर्म है आप? श्योर है? ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सर सामाजिक वानिकी सर, जो सामान्य जो आम जनता है उसके साथ उनको जोड़कर वनों को विकास करने के लिए सर सरकार के द्वारा एक VFPMC बनाई गई उसके अंदर से। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री से कैसे अलग है? सर एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर तो हम उन उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिनसे जो फॉरेस्ट में प्राप्त होते हैं, लेकिन सामाजिक वानिकी के अंदर गैर उत्पादीय पौधे भी सर उगाते हैं सर। जो JFM का नाम सुना आपने? जी सर। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। जी सर। क्या है ये? सर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र को डेवलप करने के लिए सर जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी बनाई जाती है, और वहां के जो आदिवासी निवासी हैं उनको इसमें अंदर एज ए पार्टिसिपेट उनको अध्यक्ष वगैरह बनाया जाता है, और फिर वो जो भी काम करवाया जाता है सर वो उनकी दिशा निर्देश में होता है। एपिको और चिपको आंदोलन का नाम सुना है? जी सर। क्या है दोनों? सर चिपको आंदोलन तो सर श्री बहुगुणा जी के उसमें सर उत्तराखंड में हुआ था, और एपीको सर दक्षिणी भारत के अंदर वन क्षेत्रों को बचाने के लिए सर चलाया गया। ठीक है। ऐसे आप बात करोगे तो जो लैंड कंसोलिडेशन के लिए मूवमेंट चलाया गया था, भूदान आंदोलन, जी सर, वो सदर्न स्टेट्स में काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन आपके नॉर्थ इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके क्या कारण रहे? सर वन जो भूमि थी उसकी उपलब्धता सर। भूदान आंदोलन सर, भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, दक्षिण के अंदर रहने का सर वहां भूमि उपलब्ध थी सर सरकार के पास अधिक मात्रा में, लेकिन यहाँ पे सर जागीरदारी और जमींदारी प्रथा के कारण से भूमियां उपलब्ध नहीं हो पाई सर। अभी क्या स्टेटस है उसका? सर अभी वर्तमान में सर ये दोनों उन्मूलन हो चुकी है, और सरकार के द्वारा 1995 के अंदर सेटलमेंट के दौरान सर भूमियां सर जो भी गैर भूमि व्यक्ति थे उन सर बांट दी गई थी। ठीक है। आपने वन विभाग के साथ काम किया है, आप मुझे सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस बताइए, प्रोटेक्शन का लेवल क्या है, ये सब बताइए। सर जो नेशनल पार्क है उसमें तो पूरा जो फ्लोरा और फौना रहता है उसको सुरक्षित किया जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी एक प्रजाति को विशेष के ऊपर भी वाइल्ड लाइफ सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है? सर संरक्षित किया जाता है। और जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से किसी एक स्पेसीज के लिए भी सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती है। दूसरा सर इनको जो बजट है वो नेशनल पार्क में सर जो सेंटर के द्वारा भी सर उनको बजट दिया जाता है, और इसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर सुरक्षा के मामले में सर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। अच्छा, सपोज करिए स्टेट गवर्नमेंट चाहती है किसी नेशनल पार्क की बाउंड्री को बढ़ाना, तो उसके लिए उसको क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या परमिशन किस किस डिपार्टमेंट या बॉडी से लेनी पड़ेंगी? जी सर, जो भूमि वो बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो वो भूमि अगर रेवेन्यू भूमि है तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा सर जो ये जो प्रस्ताव बना के सर उन्हें, मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, भोपाल भेजना पड़ेगा। उसके बाद वहां से उन्हें भोपाल क्यों भेजना पड़ेगा? भोपाल में क्या है? ग्रीन ट्राइब्यूनल भोपाल में क्या है? सॉरी सर, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा उस संस्था का, लेकिन भोपाल भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद फिर सर वो केंद्रीय जो हमारा वन और पर्यावरण मंत्रालय सर वहां से उसकी सर अनुमति जारी होगी सर, और फिर वो गजट नोटिफिकेशन होगा। ठीक। ग्रीन ट्राइब्यूनल का नाम सुना है? ग्रीन ट्राइब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण। जी सर। क्या है ये? सर ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो मामले होते हैं जो हमारे सामान्य क्षेत्र में हो सकते हैं, उनकी सुनवाई के लिए सर ये एक बनाई हुई संस्था है सर, जो
किसी भी मामले में, जैसे कि ग्रीन हैबिटेट या कह सकते हैं कि उनसे संबंधित मामला है, तो उसमें सर वो अच्छा मुझे बताइए, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है? सर वेटलैंड जो है वो हमारे फ्लोरा और फौना को बचाने का सबसे उचित माध्यम है, क्योंकि इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है सर। दूसरा सर, ये पर्यटन का भी एक हिस्सा है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड से आर्द्र भूमियां हैं वो क्या हैं? राजस्थान में है क्या कहीं? जी सर, 1982 के अंदर रामसर कन्वेंशन के तहत सर वेटलैंड भूमियां घोषित की गई थी। राजस्थान में सर अभी 4 है। 1982 में हुआ था रामसर कन्वेंशन? जी सर। श्योर है आप? 72 में नहीं हुआ था? नहीं सर, 72 में 82 में हुआ था। जी सर। कौन कौन सी आर्द्र भूमियां? सर एक तो सांबर झील है, इसके अलावा केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है, और एक अभी 2 वर्तमान में बनी सर, तो मैनार और फलोदी। ठीक है। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है? सर वर्तमान में 3 नेशनल पार्क सर। वेस्टर्न राजस्थान में सेंचुरी कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में या अरावली के पश्चिम में कौन कौन सी अभयारण्य है, नाम बताइए। सर तालचरक पर अभयारण्य है, इसके अलावा जो अरु राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर सिरोही की तरफ जाएं तो सर वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 3 याद कर पा रहा हूँ। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी है कि नेशनल पार्क है? सर सेंचुरी सर। किसी की हॉबी है बर्ड वॉचिंग करना, तो आप उसे राजस्थान में किन प्लेसेस पर जाने के लिए सजेस्ट करेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं उन्हें घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जैसे अभी वर्तमान में मैनार, जिसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया मैनार, और इसके अलावा कोटा के अंदर उमेदगंज एक जगह में वहां जाने की। तो वहां पर कौन कौन से बर्ड्स देखे जा सकते हैं? जी मैम, जैसे कि जो घना पक्षी है उसमें साइबेरियन सारस, फ्लेमिंगो, ये मैं वहां दर्शनीय है। ओके, और उमेदगंज में? सॉरी मैम, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा। चलिए, अभी आपका इंटरव्यू हुआ, इसमें आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? जी मैम, आपने पूछा कि अजमेर के अंदर कौन से वो सेट है जो आप हमें, कौन सी वो फूड है जो आप खिलाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर। यस, थैंक यू।